यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो सीए इंटरमीडिएट के जो हमारे बच्चे हैं, उनका एग्जाम है अभी, और एग्जाम से पहले बहुत बार पूछते हैं सर लास्ट डे पे क्या क्या करना है। ठीक है, एक तो क्या होता है ना, टेक्स्ट में डीटी का पेपर, आईडीटी का पेपर इतना वास्ट हो जाता है ना, आप जितने भी पेपर देके आओगे, थर्ड तीन पेपर आप दे चुके होंगे, उसके बाद फोर्थ नंबर पे आपका टेक्स्ट का पेपर आएगा जिसमें डीटी भी पढ़ना है, आईडीटी भी पढ़ना है। टाइम बहुत ही कम होता है। एक ही स्टेट ऐसा है इंडिया में जहां पे बहुत टाइम मिल रहा है, आई थिंक 10 दिन का उनको टाइम मिल रहा है, बट बाकी सब जगह है वो 1.5 डेज का आपके पास टाइम रहेगा एग्जाम देने के लिए। तो क्या क्या करना चाहिए? देखो, लास्ट डे पे मैं आपको बताऊं ना, या तो फटाफट कोई भी जो टॉपिक है उसका रिवीजन लेक्चर देख लो, और रिवीजन लेक्चर देख के और उसके दो तीन क्वेश्चन कर लो। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं करना है अभी। अभी ये टाइम नहीं है कि जिसमें आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। आपने सॉल्व जो करना था वो पहले कर चुका है, अभी आपको चेक करना है कि यस यस ऐसे 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 सही हो रहा है या नहीं हो रहा है करके। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले, अगर आपके पास बहुत ही मिनिमम टाइम है उस टाइम पे, तो क्या करना चाहिए आपको? आपको करना चाहिए सबसे पहले जो सुपर 30 क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, वो एक बार आप देख लीजिए करके ठीक है। और दूसरा, आपके लिए जो आरटीपी है प्लस मॉक टेस्ट पेपर, अगर आप इतना भी ढंग से देख के चले जाते हैं, सुपर 30 क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं वो बेस्ट क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट के पेपर में। डायरेक्ट टेक्स्ट के जो बेस्ट क्वेश्चन थे वो मैंने सुपर 30 में कवर किए हैं। और एक आप करेंगे आरटीपी और एमटीपी। आरटीपी मींस रिवीजन टेस्ट पेपर और एमटीपी मींस मॉक टेस्ट पेपर। और कौन सा वाला? जो आपके एग्जाम के लिए है, दैट इज मई 2023 के लिए है। तो मई 2023 के आरटीपी एमटीपी इतना अगर आप देख के जाएंगे तो आपका काफी पार्ट है वो रिवाइज हो जाएगा, बिकॉज लास्ट डे पे आपके पास टाइम बहुत कम रहता है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि या तो एक रिवीजन लेक्चर देखिए फटाफट, और रिवीजन लेक्चर अगर आप पूरे डीटी के मिला के भी देख लेंगे करके, ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 6 से 7 घंटे में हो जाना चाहिए। उसमें टीडीएस टीसीएस का वो 2.5-3 घंटे का लेक्चर देखने की जरूरत नहीं। आप जो 40 मिनट्स का लेक्चर है वो भी अगर आप टीडीएस टीसीएस का देखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। जो क्विक अल्ट्रा रिवीजन करके है वो आप देख सकते हैं। या फिर अगर मान लो आप ये सेटअप करना चाहते हैं, ये कर सकते हैं। मींस ये जो है आप करना चाहते हैं, रिवीजन लेक्चर देखिए और उसके बाद में ये क्वेश्चन देख के और एग्जाम में चले जाइए अच्छे से। या फिर आप अगर ऐसा करना चाहते हैं, टॉपिक वाइज चलना चाहते हैं, जैसे एक टॉपिक का आपने रिवीजन लेक्चर देखा एंड उसके बाद में उसके दो तीन क्वेश्चन देखे, फिर आप आगे बढ़ गए, फिर दूसरा टॉपिक का रिवीजन लेक्चर देखा। या फिर बहुत बार एक और बात बता दूं, रिवीजन लेक्चर देखना जरूरी नहीं है अगर आपको वो टॉपिक पहले से आता है। ठीक है, जैसे ही आप अपनी बुक को घुमाओगे, नोटबुक को घुमाओगे, आपको वो चीजें याद आ जाएगी करके। ठीक है, तो उसमें रिवीजन लेक्चर में टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। सर कोई क्वेश्चंस बता दो, अगर हम टॉपिक वाइज चलना चाहते हैं तो टॉपिक वाइज अगर आप चलना चाहते हो तो मैं आपको बताऊं कौन कौन से क्वेश्चन देख के जाना चाहिए। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो मैं सुपर 30 में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, कुछ क्वेश्चन ऐसे जो मैंने सुपर 30 में कवर नहीं किए हैं। तो अगर मैं पहला टॉपिक बात करूं, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड जनरल टैक्स रेट की अगर मैं बात करूं, तो उसका क्वेश्चन नंबर 7 एक बार देख के जाइए कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपका असेसमेंट ईयर में टैक्स नहीं भरना पड़ता, प्रीवियस ईयर में ही भरना पड़ता है। इंडिया से अगर कोई आप परमानेंटली इंडिया छोड़ के जा रहे हो, फॉरेन से कोई शिप आया और इंडियन पोर्ट पे आता है, तो उसको प्रीवियस ईयर में ही अपना टैक्स भरना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 देख के जाएंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 देख के जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इज रिलेटेड टू द मिस्टर अग्रवाल वाला, टैक्स कैलकुलेट किया है और यहां पे अमेंडमेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भी टैक्स कैलकुलेट किया है, यहां पे अमेंडमेंट है। ये आपके टॉपिक नंबर 1 हो गया। तो उसमें आप ये तीन क्वेश्चन देख के जाओगे, आपका काम बन जाएगा। उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले तो एक जो बड़ा वाला क्वेश्चन नंबर 7 है वो देख के चले जाइए कि आर एंड ओ आर के लिए कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, आर बट एनओआर के लिए कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, और एनआर के लिए कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उसमें बहुत सारी इनकम्स कवर हो जाती है, तो वो आप एक बड़ा सा क्वेश्चन देख के जाइए। उसके बाद अगर मैं बात करूं, तो आप सीधा एक काम करिए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपकी इसी बुक से क्वेश्चन नंबर 13 एक बार देख के जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? रेसिडेंशियल स्टेटस है, और उसमें वो पता है वो इंडियन शिप जो है, वो इंडियन शिप पे अगर वो काम करता है, शिप पे जो फॉरेन बाउंड शिप है, तो जिस दिन वो ड्यूटी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो होता है उसको साइन करता है, और जिस दिन उसको वापस से छोड़ के आता है, साइन ऑफ करता है, उतने दिन इंडिया के बाहर माने जाते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 14 आई थिंक सुपर 30 में भी दे रखा है करके, ठीक है, बट आप यहां से देख रहे तो फिर सुपर 30 में इस क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में आप एक काम करिए कि सीधा जो है क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में आप सीधा अगले टॉपिक पे चले जाइए, क्योंकि आप रेसिडेंशियल स्टेटस से इतना देख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। उसके बाद अपन चलते हैं आपका एग्जेम्प्ट इनकम। एग्जेम्प्ट इनकम में क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, दैट इज रिलेटेड टू द वो तुम्हारा 30। इसमें क्या होता है कि लाइक एग्रीकल्चर इनकम और तुम्हारी बिजनेस इनकम को हम अलग अलग करते हैं जब फर्दर प्रोसेस कर रहे होते हैं। अगर आपने शुगर कैन को बेच दिया तो एग्रीकल्चर इनकम है, शुगर कैन से शुगर बना के बेची तो कुछ एग्रीकल्चर इनकम होगी, कुछ बिजनेस इनकम होगी। उसको कैसे अलग करते हैं वो मैंने इसमें दे रखा है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो पार्शियल इंटीग्रेशन वाला है, कभी एग्जाम में आया नहीं बट हो सकता है कभी एग्जाम में आ जाए, तो आप इस क्वेश्चन नंबर 2 को जो पार्शियल इंटीग्रेशन है
उसको आप भी आप देख के जाइए। उसके बाद एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर 5 है वो देख लीजिए, जिसमें SEZ का क्वेश्चन आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 के साथ में आप एक काम करिए कि इसके बाद में सीधा क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होगा कि आपका यहां पे वो AMT वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने डाला है, तो AMT वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको उसमें भी दे रखा है, किसमें, जो आपका सुपर 30 है उसमें भी ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ये अगर 3 क्वेश्चन यहां से देखेंगे आपका काम हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं सैलरी हेड की, तो सैलरी हेड में एक तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था, वो मेडिकल बेनिफिट जो मिलते थे कौन कौन से टैक्सेबल होंगे, कौन से एग्जेम्प्ट होंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर मान लो वहां पे ट्रीटमेंट कराया तो एग्जेम्प्ट होगा, एम्प्लॉयर ओन हॉस्पिटल में कराया तो एग्जेम्प्ट होगा, बाकी वाला टैक्सेबल होगा। तो ये वाला क्वेश्चन है वो आप एक बार क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। 12 क्या है, हाउस फैसिलिटी। अगर हाउस फैसिलिटी आपको दिया जाता है तो हाउस फैसिलिटी का परक्यूजेट कैसे टैक्सेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आप देख लीजिए। 13 में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें ग्रेजुएटी भी कवर हो रहा है, लीव सैलरी भी कवर हो रहा है, पेंशन भी कवर हो रहा है, यहां पे बहुत सारी चीजें, कम्यूटेड पेंशन भी है, अनकम्यूटेड पेंशन भी है, तो बहुत सारे पॉइंट एक साथ में कवर हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में अगर मैं बात करूं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में सीधा आप चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि अगर आपको ईसॉप में शेयर मिल जाता है तो जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होती है माइनस इशू प्राइस, दैट डिफरेंस सैलरी में टैक्सेबल होता है। और बेटा जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो कैपिटल गेन हेड के लिए कॉस्ट बन जाती है अगर आप फ्यूचर में बेचते हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 है वो आप देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद में अगर सैलरी की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है ना, दैट इज रिलेटेड टू द अरियर सैलरी, अगर अभी मिलती है तो कैसे टैक्सेबल होगी। यहां पे 89 का एक रिबेट बताया हुआ है। तो ये क्वेश्चन नो डाउट थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बट जैसा मैंने आपको क्लास में कराया था उसको एक बार आप देखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 बालाजी वाला देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारे परक्यूजिट से रिलेटेड चीजें दे रखी है। कार वाला परक्यूजिट यहां पे कवर हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, एक और देखना पड़ेगा। 23 जो है इसमें भी परक्यूजिट है, वो उसी की वैल्यूएशन है, तो परक्यूजिट एंड 24 देख लीजिए। 24 जो है वो तुम्हारा इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है कि अगर मान लो 7,50,000 से ज्यादा आरपीएफ में, एसपीएफ में, या फिर तुम्हारा एक वो एनपीएस में अगर एम्प्लॉयर ने डाला तो उसके ऊपर वाला टैक्सेबल होगा और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है वो भी टैक्सेबल होगा। एक फॉर्मूला होता है पीसी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आर प्लस पीसी1 प्लस टीपी1 मल्टीप्लाई बाय आर। ये फॉर्मूला जो होता है इस फॉर्मूला से टैक्सेबल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24। तो ये एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद में आपका जो है इस टॉपिक में और आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बस इतना आप सैलरी हेड में देख के जाएंगे आपका काम बन जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो हाउस प्रॉपर्टी हेड से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और हाउस प्रॉपर्टी हेड से जो क्वेश्चन आएगा उसमें एक तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट का कैलकुलेशन मस्ट रहेगा, रहेगा ही रहेगा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। तो आप एक काम करिए, एक तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए कि उसमें क्या होता है ना, 2 हाउस प्रॉपर्टी एसओपी का बेनिफिट ले सकते हैं, बट 2 से ज्यादा एसओपी है तो एक को डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी माननी पड़ती है। वो कैसे मानोगे, क्या मानोगे, क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है वो को ओनरशिप का क्वेश्चन है, तो को ओनरशिप का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है जिसमें क्या होता है पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी है करके, ठीक है। पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी में कुछ सेल्फ ऑक्यूपाइड है, कुछ तुम्हारी लेट आउट प्रॉपर्टी है, अरुण और बीमल वाला, और यहाँ पे को ओनरशिप का भी क्वेश्चन है। तो आप एक काम करिए, इस क्वेश्चन को 15 को देख लीजिए, लेकिन 15 को मैंने सुपर 30 में भी लिया है, तो सुपर 30 में भी आपको क्वेश्चन नंबर 15 मिल जाएगा। उसके बाद में सीधा चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए एक बार। 19 में क्या है कि अगर आपका प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट है उसका भी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन मिलता है। मींस जिस ईयर में आप प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो उसके पिछले सालों का जो भी इंटरेस्ट रहेगा वो प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिएगा। उसके बाद में 19 के बाद में हाउस प्रॉपर्टी हेड में और आप क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, लेकिन 23 मैंने सुपर 30 में ले रखा है, तो सुपर 30 में जाओगे तो वहां पे आपको 23 क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएगा करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में अपन चलते हैं बिजनेस में। बिजनेस में एक क्वेश्चन तो आप डेप्रीशिएशन का कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 करके। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आपको एडिशनल डेप्रीशिएशन मिल जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में सीधा चलिए, और उसके बाद में सीधा क्वेश्चन नंबर 9, एक वो साइंटिफिक रिसर्च में जो डोनेशन देते हैं उसका डिडक्शन 100% मिलेगा एंड ऑल, तो वो एक बार क्वेश्चन नंबर 9 है उसको आप एक बार ओवरव्यू कर लीजिए। सॉल्यूशन मैंने साथ में यहां पे दे रखा है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या होता है, आप स्पेसिफाइड बिजनेस से नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में विद इन 8 ईयर अगर कोई एसेट ट्रांसफर करते हैं तो कुछ अमाउंट पीजीबीपी में टैक्सेबल होता है। टैक्सेबल कितना होता है, जितना आपने डिडक्शन लिया था माइनस डेप्रिसिएशन अलाउबल इफ सेक्शन 35 एडी इज नॉट देयर, जो बचेगा वो आपका पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप एक बार देख लीजिएगा। 11 के बाद में क्वेश्चन नंबर 15, पार्टनरशिप फर्म ने अगर पार्टनर को रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट देते हैं तो उसकी एक लिमिट होती है, ठीक है। बुक प्रॉफिट बेसिस पे अलाउ होता है 3 लाख तक का, बुक प्रॉफिट पे 90%, बाकी वाले बुक प्रॉफिट पे 60%। वो अपन ने जो देखा है वो वाला एक लिमिट होता है। इंटरेस्ट में 12% अलाउ होगा, तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 15 आप देख लीजिए, शायद एमसीक्यू में कहीं कवर कर जाए। क्वेश्चन नंबर 17 है वो 44 एडी से रिलेटेड है, 8% 6% वाला, तो वो देख लीजिए करके। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर
आप सीधा चलेंगे सीधा चलेंगे सीधा चलेंगे। क्वेश्चन नंबर एक तो राजू वाला बड़ा क्वेश्चन है, वो आप देख लीजिए कि पीजीबीपी में बेसिकली इसमें टोटल इनकम का ही क्वेश्चन है, जो आपके टोटल इनकम के क्वेश्चंस में कवर हो जाएंगे, बट यहां से भी आप एक बार इसको देख सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूं अगर पीजीबीपी में, तो पीजीबीपी में और क्वेश्चन में आप क्वेश्चन नंबर 28 देख सकते हैं। 28 में क्या होता है कि वो आपका 35 एडी में जो स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस होता है, एक होटल का लॉस दूसरी होटल से सेट ऑफ कर सकते हैं, भले वो दूसरी होटल जो है उस पे आपने 35 एडी नहीं लिया, बट वो दूसरी होटल वो स्पेसिफाइड बिजनेस तो है, ऐसा मैंने सुपर 30 में भी एक एमसीक्यू ले रखा है, तो वहां से भी आपका ये काम हो जाएगा, अगर वहां से करेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद में आप एक काम करिए, सीधा क्वेश्चन नंबर ये वाले पे चले जाइए 32 पे। ये एग्जाम में क्वेश्चन है आया था, मिस्टर अर्जुन एक क्लिनिक रन करता है, वो कार खरीदता है, तो कार में जो आपका दिल्ली का जीएसटी है, सेंट्रल जीएसटी है, एचजीएसटी है करके, ठीक है, ये एचजीएसटी आईजीएसटी जो है, एक बात बताइए क्या इसका जो रिबेट इसका जो है इस पे आपको डेप्रीशिएशन मिलेगा या इसका क्रेडिट मिलता है? कार पे क्रेडिट ब्लॉक होता है, आपने जीएसटी में पढ़ा हुआ है कि वॉट एवर क्रेडिट ऑन द कार, जो आईटीसी नहीं मिलता है कार पे, तो उस पे आपको क्या मिलेगा? डेप्रीशिएशन मिलेगा, तो पूरे 19,20,000 पे आप डेप्रीशिएशन क्लेम करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 कर लीजिए। 33 इज रिलेटेड टू 44 एई जो है स्पेसिफाइड बिजनेस, उसमें व्हीकल से कैसा इनकम निकालेंगे वो वाला। और क्वेश्चन नंबर 34 कर लीजिए, दैट इज ब्लॉक की असेट अगर बेचते हैं तो क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। 36 और कर सकते हैं, दैट इज द डेप्रीशिएशन से रिलेटेड है, तो ये डेप्रीशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 36 है, ये भी आप चाहे तो आप कर सकते हैं। 36 नहीं भी करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर मैं कैपिटल गेन की बात करूं तो एक तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, उसमें आपको पता है अगर वो आप क्या करते हैं, कैपिटल असेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें से 15 फ्लैट बेच देते हैं, बाकी वाले फ्लैट नहीं बेचते, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन मैंने सुपर 30 में भी ले रखा है। ये सेम क्वेश्चन और सिमिलर क्वेश्चन मैंने सुपर 30 में भी ले रखा है, तो अगर आप सुपर 30 से करना चाहे वहां से कर लीजिए, नहीं तो यहां से क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिए। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो आप सीधा क्वेश्चन नंबर 11 पे चले जाइए। 11 आपका जो गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वायर्ड कर लेती है, उस पे कंपनसेशन जो मिलता है उस पे कैसे टैक्स लगेगा, मिस्टर नवीन वाला क्वेश्चन है, वो कर लीजिए। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, देखो स्लम सेल वाला क्वेश्चन मैंने जो सुपर 30 में ले रखा है ना, वो करेंगे। सुपर 30 में ले रखा है स्लम सेल वाला क्वेश्चन, वो करेंगे। उसके बाद में अपन कैपिटल गेन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24 कर लीजिएगा एक बार, जिसमें क्या होता है, एनएचआई आरईसीएल में आप 1 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं विद इन 6 मंथ, बट मैक्सिमम आपको एग्जाम्पशन 50 लाख का मिलेगा, तो 24 देख के जाइए। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो आपको एक क्वेश्चन और है जो आप देख के जाएंगे 28 करके, तो 28 में 2 एग्जाम्पशन की साथ में बात की होगी, 54 की, 54 ईसी की, तो ये जो क्वेश्चन है आप 28 एक बार देख के जाएंगे। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आपको क्वेश्चन नंबर 32 की, कि अगर आपका स्टॉक का लॉस हो गया या असेट का लॉस हो गया, तो स्टॉक का लॉस हो गया वो पीजीबीपी का लॉस है, लेकिन अगर कैपिटल असेट का लॉस होता है तो वो कैपिटल गेन हेड का लॉस है, वो आप देख लेंगे। उसके बाद में अगर 33 की बात करूं तो 33 है, वो आप देख के जाएंगे करके, ठीक है, जिसमें एडवांस मनी फोरफिट करते हैं उसका क्या होगा, वो वाला पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 34 है, वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको देख के जाना है। 54 का एग्जाम्पशन के ऊपर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, रॉय वाला। उसके बाद 35 भी एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद 36 देख लीजिए करके, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 37 है शिवा वाला, वो देख लीजिए। और इसके सॉल्यूशन मैंने यहां पे दे रखे हैं, इस बार साथ में ही बुक में दे रखे हैं, तो यहां से आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए, जिसमें आपको 1128 का जो कैपिटल गेन होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है उससे रिलेटेड चीजें है, तो 38 देख लीजिए, आपका कैपिटल गेन का काम हो जाएगा। इतना सा है, इतने क्वेश्चंस आपको देख के जाने हैं, और अगर आपने एक बार रिवाइज पहले ढंग से किया है तो इसको करने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, आप क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें करना क्या है। अगर मैं अदर सोर्सेज की बात करूं तो अदर सोर्सेज में एक तो क्वेश्चन नंबर 4 आप करके जाएंगे, दैट इज मिस्टर बी ट्रांसफर 500 शेयर वाला, वो वाला क्वेश्चन। उसके साथ में एक क्वेश्चन और करके जाएंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, बट क्वेश्चन नंबर 8 को मैंने सुपर 30 में भी लिया है, तो आपको सुपर 30 से ये कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 एक बार देख लीजिए, कुछ गिफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, 9 देख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द लाइक, आप किसी को है वो गिफ्ट करते हो या सेल करते हो, इसमें आप सेल कर रहे हो और लो कंसिडरेशन पे करते हो, तो डिफरेंस पे अदर सोर्सेज में टैक्स लगेगा रिसीवर को, अगर वो उसके लिए कैपिटल एसेट है, बट अगर स्टॉक इन ट्रेड है तो उस केस में नहीं लगेगा। अब एक और चीज समझना, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में अगर मैं बात करूं तो अदर सोर्सेज में आप क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए। 16 क्या होता है कि अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है, वो अपने शेयर प्रीमियम पे इशू करती है, तो इशू प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट शेयर, डिफरेंस है वो आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा उस कंपनी के हाथ में, तो क्वेश्चन नंबर 16 है वो उसी पे है, सेक्शन 5627 बी करके हुआ करता है, तो ये वाला इसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको क्लास नोट्स में दे रखा था, वहां से आप देख लेंगे करके, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपके बात करूं क्लबिंग टॉपिक की, तो क्लबिंग टॉपिक में आपको एक तो वेबव वाला क्वेश्चन नंबर 3 है, वो देख लीजिए।
इसमें क्या होता है कि अगर आप अपने स्पाउस को कोई भी अमाउंट गिफ्ट करते हो, असेट गिफ्ट करते हो, वो बिजनेस में लगाते हो, तो बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा वो क्लब होगा, लेकिन बिजनेस का प्रॉफिट क्लब तभी होगा जब आपने अमाउंट जो दिया है वो ओपनिंग कैपिटल में ऐड है। अगर ओपनिंग कैपिटल में ऐड है नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस में क्लबिंग नहीं होगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूं क्लबिंग से, तो एक और क्वेश्चन नंबर 8 कर लीजिए, वो क्रॉस गिफ्ट वाला है। क्या आपने जो है वो किसी और की वाइफ को गिफ्ट किया, उसने आपकी वाइफ को कोई गिफ्ट किया, तो उस पर्टिकुलर केस में मैंने बोला था कि जो मैचिंग अमाउंट है, मैचिंग अमाउंट मींस दोनों में जो सेम अमाउंट है, वो सेम अमाउंट पे जितना भी इनकम होगा वो दोनों के हाथ में क्लब हो जाएगा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी आप देख के जाइएगा, इसको मैंने कराया है। बस इतना अगर आप क्लबिंग में कर लेंगे आपका काम बन जाएगा क्लबिंग का। उसके बाद में अगर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड की बात करूं, बड़ा टॉपिक है बट इसमें कोई इतने ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं, बिकॉज सिमिलर क्वेश्चंस है वो आपको मिलेंगे। सिर्फ आपको थियरी याद होनी चाहिए कि क्या होता है, कैसे होता है, कौन सा लॉस किससे सेट ऑफ हो जा सकता है, वो अगर आपको याद है तो आपका काम बन जाएगा। आप एक काम करेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है बत्रा वाला, वो क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 एक बार देख लीजिए करके, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 9 के बाद में आप जो है सीधा चले जाइए, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर आपका 15 देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 इज रिलेटेड टू आपका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, पुराने लॉसेस वगैरह भी है। उसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर ये अगर हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 है आरती वाला, वो क्वेश्चन भी आप एक बार देख सकते हैं। और उसके बाद एक क्वेश्चन फरहान वाला है, ये क्वेश्चन को शायद मैंने सुपर 30 में भी लिया है, तो सुपर 30 से देख रहे हैं तो फिर यहां से देखने की जरूरत नहीं, अगर यहां से देख रहे हैं तो आप सुपर 30 से नहीं देखेंगे तो चल जाएगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, ये सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में इतना करके जाना है। अगर मैं डिडक्शन टॉपिक की बात करूं तो डिडक्शन टॉपिक में एक तो आप क्वेश्चन ये वाला कर लीजिए, जो क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें क्या है 80D से रिलेटेड डिडक्शन की बात की हुई है। वो 25,000 50,000 का लिमिट, पेरेंट्स के लिए 25 अलग से, और अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000। तो ये आप एक बार देख लीजिए। बट अगर आप सुपर 30 कर लेते हैं पहले तो ये वाला कॉन्सेप्ट वहां पे बहुत अच्छे से कवर सुपर 30 में भी हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 करके जो शिवा वाला क्वेश्चन है वो वाला देख लीजिए, इसमें बहुत सारे डिडक्शन से रिलेटेड बात की हुई है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो 80JJAA वाला है। जा मत आ, न्यू एम्प्लॉय रिक्रूट करते हैं तो उनको जो भी सैलरी पे करोगे उसका 30% डिडक्शन मिलेगा, तो ये वाला क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 गुरनाम वाला है, वो गुरनाम वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि गुरनाम को कैसे कैसे डिडक्शन यहाँ पे कौन कौन सी चीजों पे मिल रहे हैं। उसके बाद में आप 13 के बाद में क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो चतुर्वेदी वाला क्वेश्चन है, वो वाला देख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन है वो ये रहा करके, तो ये चतुर्वेदी वाला क्वेश्चन है वो आप देखेंगे। और अगर मैं डिडक्शन टॉपिक की बात करूं 21 आप एक बार देख के जाएंगे, दैट इज इंटरेस्ट से रिलेटेड। अगर आपने व्हीकल जो है, व्हीकल पे अगर जो क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह खरीदे तो उस पे जो इंटरेस्ट पे करते हैं उसका कैसे डिडक्शन मिलेगा, क्या मिलेगा, वो है। एज वेल एज हाउसिंग लोन से रिलेटेड है, तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 21 है वो आप एक बार देख के जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 अगर आप ध्यानचंद वाला देखेंगे तो ये क्वेश्चन भी अगर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप एक बार देख सकते हैं कि कौन कौन से अमाउंट पे कैसे डिडक्शन आपको मिल रहा है, वो यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आपका एडवांस टैक्स टीडीएस टीसीएस टॉपिक, तो एडवांस टैक्स टीडीएस टीसीएस टॉपिक में एक बार थियरी ढंग से देख के जाएंगे। वो 40 मिनट्स का एक वीडियो है जो अल्ट्रा क्विक रिवीजन है, उसको आप 2-4 बार 10 बार सुन लीजिए करके आपका काम बन जाएगा टीडीएस टीसीएस का। अब एक काम करना, उसमें क्या क्या देख के जाना, एक तो है ना ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन वाला एक क्वेश्चन है वो देख के जाना। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन वाला जो क्वेश्चन है दैट इज द क्वेश्चन नंबर जिसमें मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट कराया था। ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन वाला जो एक क्वेश्चन था दैट इज रिलेटेड टू, एक क्वेश्चन था जिसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था। आपने लेट टीडीएस काटा या लेट जमा कराया था, टीडीएस लेट काटा था, लेट जमा कराया था, 2011 का इंटरेस्ट होता है, वो वाला क्वेश्चन आप देख के जाना। वो कौन सा क्वेश्चन है मैं आपको भी बता दी दूंगा। एक क्वेश्चन नंबर 14 को मार्क कर दीजिए, जिसमें आपका 194M वाली सेक्शन है उससे रिलेटेड चीजें है, तो क्वेश्चन नंबर 14 को मार्क करिए। एक क्वेश्चन नंबर 15 को मार्क करिए। 15 वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको उसमें भी दे रखा है, कॉम्पैक्ट में भी। आपका सेक्शन 194P पे जो पेंशनर रहता है, अगर आपको सिर्फ पेंशन की इनकम है, इंटरेस्ट की इनकम है, तो उस पे कैसे टीडीएस बैंक वगैरह काटेगी, और अगर इसमें टीडीएस कट जाता है तो आपको फिर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। ये 16 वाला क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको कॉम्पैक्ट में दे रखा है कि 194Q और 206C1H है, उसका बीच में कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, तो ये वाला कर लीजिए 16। और 16 के बाद में एक क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 करके, एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड है कि एडवांस टैक्स की पहली इंस्टॉलमेंट कौन सी रहेगी, दूसरी कौन सी रहेगी, तीसरी कौन सी रहेगी। वैसे क्वेश्चन नंबर 22 वाला है वो भी आप देख सकते हैं, सरला वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 पहला जो पॉइंट है दैट सरला से रिलेटेड, और ये इसका सॉल्यूशन है। बट इसमें मैंने एक चेंज कराया था, 194IA वाला। देखो 194IA में पहले क्या होता था, कंसिडरेशन 50 लाख या उससे ज्यादा है तो 1% टीडीएस कटता है। इस बार अमेंडमेंट क्या हुआ है, कंसिडरेशन या स्टैंप ड्यूटी
वैल्यू दोनों में से कोई भी अगर 150 लाख रुपीज या उससे ज्यादा है तो विच एवर इज हायर पे आपका 1% की रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा करके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 22 है, वो आप एक बार देख लीजिएगा करके, ठीक है। और मैंने आपको जो बोला इंटरेस्ट वाला, एक क्वेश्चन आपको इंटरेस्ट वाला करना पड़ेगा। दैट इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन में नंबर कौन सा था जिसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन था, आपने टीडीएस लेट काटा, उस पे 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से इंटरेस्ट, और अगर लेट डिपॉजिट कराया उस पे 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से इंटरेस्ट। वो आई थिंक क्वेश्चन था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 या नॉट 7, हाँ 7, क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, वो आप एक बार देख के जाइए, ठीक है। चलिए अगर मैं टीडीएस टीसीएस की बात करूं, टीडीएस टीसीएस यहां पे आपका कंप्लीट हो जाता है। तो टीडीएस टीसीएस के बाद में और अगला जो टॉपिक रहेगा दैट इज द रिटर्न फाइलिंग। रिटर्न फाइलिंग से क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए एक बार करके, ठीक है। उसके बाद में सीधा क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 4 देखने के बाद में एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए कि भैया पेन नंबर कहाँ कहाँ लगाना है, कहाँ कहाँ नहीं लगाना, एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए करके, ठीक है। कि अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं या नहीं। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो मैंने उसमें भी ले रखा है सुपर 30 में। काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सुपर 30 में रेप्लिकेट हो जाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी आप एक बार देख लीजिए, बट ये भी सुपर 30 में आपको मिल जाएगा। चलिए अब आप एक काम करिए, ये तो करना ही है। अब आप बोलोगे टोटल इनकम के बड़े बड़े क्वेश्चंस में हम कौन से करके जाए, तो उसके लिए आप बिंदास रहिए, आप सीधा सुपर 30 पे जाइए। और सुपर 30 में जो मैंने क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, ट्राई करिए एटलीस्ट कि वो अगर आप क्वेश्चन कर पाए ना। देखो ये जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है उसमें से काफी क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपके सुपर 30 में कवर हो गए। बाकी वाले क्वेश्चन है वो आप सुपर 30 से कर लीजिए। सुपर 30 का लिस्ट दे रखा है, बट सुपर 30 भी इसी बुक से मैंने ले रखा है, कोई अलग से नहीं लाया है करके, ठीक है। इसी बुक से ले रखा है। कुछ एमटीपी आरटीपी के क्वेश्चन रहेंगे तो वो आप देखिए, और उसके साथ में आपको एमटीपी करना है और आरटीपी करना है, ये आपको करके जाना है एग्जाम के लिए। अब एक बात बताओ, अगर आपके पास टाइम है तो जितने मैंने ये मार्किंग की है ये देखना है, उसके बाद सुपर 30 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो देखने हैं, और एमटीपी आरटीपी देखना है। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सिर्फ आप सुपर 30 एमटीपी आरटीपी करके चले जाएंगे तो भी आपका काम एग्जाम में हो जाएगा। बट बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अगर आपने पहले रिवाइज कर रखा है तो फटाफट चीजें आपको याद आती जाएगी और आप अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। एक चीज समझना, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है आपको नोट्स लिखना पड़ेगा। जो भी आपको आता है, देखो बहुत बार क्या होता है आपको आता है बट आप लिख नहीं पाते, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको नोट्स लिखना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा लगता है एग्जामिनर को पता ही रहेगा ना, ऐसा नहीं होता है, आपको बताना पड़ेगा। अगर म्युनिसिपल टैक्सेस टेनेंट ने पे किए, अलाउ नहीं होते, तो आपको नोट लिखना पड़ेगा कि म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर ओनली अलाउड एज डिडक्शन, इफ इट इज पेड बाय टेनेंट नॉट अलाउड एज डिडक्शन, इन द प्रेजेंट क्वेश्चन सिंस इट इज पेड बाय टेनेंट सो नॉट अलाउड एज डिडक्शन, आपको लिखना पड़ेगा। और मैं बता दूं टैक्स में अगर आप पास हो गए तो आप फर्स्ट ग्रुप आराम से पास हो जाओगे, और इस बार का टैक्स का पेपर डिफिकल्ट नहीं है, इजी है इस बार का टैक्स का पेपर। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जैसा मैंने बोला है ढंग से उसको फॉलो करिए। और कोई भी टॉपिक अगर मान लो, देखो अगर आपको बुक से रिवाइज करने में, अपनी जो नोटबुक में लिखा हुआ है उससे रिवाइज करने में अगर टाइम लग रहा है तो आप रिवीजन लेक्चर देखिए। बट अगर उससे आपका फटाफट रिवाइज हो जाता है तो आप फटाफट बुक से ही रिवाइज करिए, रिवीजन लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। बट रिवीजन लेक्चर ऑल 13 रिवीजन लेक्चर जितने भी अपने टॉपिक है, 13 टॉपिक है, वो 13 टॉपिक्स के रिवीजन लेक्चर है, वो मैं आपको यूट्यूब पे ऑलरेडी डाल चुका हूं। 115 बीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आएगा, तो बीएससी कहां से करना है वो सुपर 30 में डाल रखा है। तो सुपर 30 में कुछ क्वेश्चन ऐसे जो 115 बीएससी बेस है, तो 115 बीएससी है वो आपको सुपर 30 से करना है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, और आपको मिलेंगे अब सीए फाइनल में। और भैया अच्छे से एग्जाम दे दीजिए, अच्छे से लिखना। जब एग्जाम में आप 3 घंटे लिख रहे हो ना, वो अच्छे से लिखना। और एक और चीज बता दो, 2 अलग अलग वो लिखने की नोटबुक आती है, डीटी के लिए अलग आती है, जीएसटी के लिए अलग आती है। क्योंकि हर एग्जाम के बाद कम से कम 10 बच्चे मुझे ये फोन करके बोलते हैं कि सर मैंने तो आईडीटी जो जीएसटी था वो भी डीटी वाले में कर लिया, या डीटी जो था वो भी जीएसटी वाले में कर लिया, तो वैसा आपको नहीं करना है करके, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, और भैया मिलेंगे हम सीए फाइनल में। अच्छे से एग्जाम दीजिए और आराम से पास हो जाएंगे, टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, थोड़ा मोटिवेट रहिए। और वो 3 घंटे में अपना माइंड है बड़ा स्टेबल रखिए, थोड़ा सो के भी जाइए। ऐसा नहीं कि फर्स्ट ग्रुप का लास्ट एग्जाम है तो बिना सोए एग्जाम देने चले जाए, नहीं। कम से कम 4-5 घंटे 6 घंटे है वो आप सो के जाइए, अच्छे से जाइए और अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म करिए। हो सकता है टेक्स्ट के पेपर में क्वेश्चन नहीं आए, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है, अगर आपने रिवीजन लेक्चर भी ढंग से सुना है, कॉन्सेप्ट याद है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लिखना चालू करिए, आप आराम से अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। चलो थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड।